जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सो बताया था कि मैंने कि जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट और गेन्स होते हैं वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं। और हम हमेशा जो अकाउंटिंग करते हैं, जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, चाहे वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं, दोनों ही केसेस में हम लोग जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब मैंने बताया था कि एक्चुअल एक्सपेंस और एक्चुअल इनकम विल बी रिकॉर्डेड वेदर पेड और नॉट पेड, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। यानी कि हम एक्चुअल एक्सपेंस और एक्चुअल इनकम लेंगे, चाहे वो हमने पे किया हो या ना पे किया हो, या रिसीव हुआ हो या हमें रिसीव ना हुआ। जिसके लिए मैंने बताया था कि कोई भी एक्सपेंस और इनकम हम जब लेंगे तो ध्यान रखना है कि जिस भी ईयर का हम बना रहे हैं उस ईयर से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस और कोई इनकम है तो वो हम इसमें ऐड करेंगे, और अगर इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर या लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हम उसको लेस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस कब का है, करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस कब का, प्रीवियस ईयर का। एडवांस है, अगर एडवांस है करंट ईयर जो हमने एडवांस दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर, हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। और एडवांस प्रीवियस ईयर जो हमने एडवांस दिया था वो हमने कब के लिए दिया होगा, इस साल के लिए, यानी कि करंट ईयर के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था क्या कि कुछ हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स जिनका मैंने बताया था कि हमें कैसे पता लगता है कि ये कंज्यूमेबल आइटम्स है। सिंपल सी बात है, इनका क्या बचा होता है हमारे पास, स्टॉक। अगर इनका स्टॉक है हमारे पास तो इसका मतलब कंज्यूमेबल आइटम्स है। स्टॉक का मतलब जो हमारे पास बचा हुआ है यूज करने के बाद, है ना। यानी कि अगर स्टॉक पिछले साल का स्टॉक है तो हम उसमें ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक यूज किया जाएगा कब, इस साल। और जो इस साल का बचा हुआ स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम यूज करेंगे कब, नेक्स्ट ईयर। यानी कि ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे क्योंकि इस साल यूज किया जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर यूज किया जाएगा। इसके अलावा कंज्यूमर आइटम्स के केस में हमें क्रेडिटर्स दिए हो सकते हैं। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग की अगर हम इनको देखें तो दोनों लगभग एक जैसे ही है। का मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि काम तो हो गया लेकिन उसके पैसे अभी हमने दिए नहीं है, और क्रेडिटर्स का मतलब भी यही होता है कि हमने परचेज किया था, उसके पैसे हमने दिए नहीं है। तो क्रेडिटर्स की भी एडजस्टमेंट्स कुछ उसी तरीके से होगी जैसे कि आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करते हैं हम। लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स हम लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि उनसे हमने परचेज किया था क्या, प्रीवियस ईयर। और करंट ईयर के क्रेडिटर्स जो है हम ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि उनसे हमने परचेज किया इस साल। इसके अलावा किसी एसेट पे अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन हम लेंगे, और डेप्रिसिएशन की अगर परसेंटेज दी हो तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज नहीं दी हुई है तो इन दैट केस हो सकता है कि हमें किसी एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया। अंडरस्टूड है, किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट, ऐसी कोई भी एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, अगर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि उसको कंपेयर करके हम ये देखेंगे कि कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है। जिसके लिए मैंने लिखवाया था क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग, इससे हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। इसके अलावा किसी भी एसेट को बेचने से अगर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होता है तो वो प्रॉफिट या लॉस हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा मैंने लिखवाया था क्या कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? तो सिंपल सी बात है, वो पक्की बात है, वो एक्सपेंस या इनकम ना हो के वो हमारी क्या होगी, एसेट या लायबिलिटी। और अंडरस्टूड है कि अगर वो एसेट या लायबिलिटी है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे, उसे हम किसमें लेंगे, बैलेंस शीट में, है ना। तो कुछ आइटम्स ऐसे बताए थे मैंने, जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था एनी रिसीट, कोई भी रिसीट जो फंड से रिलेटेड हो, यानी कि फंड से रिलेटेड का मतलब अंडरस्टूड है उस रिसीट के साथ फंड जरूर लिखा होगा। तो फंड से रिलेटेड अगर कोई रिसीट है तो वो भी हम इसमें नहीं लेंगे। फंड से रिलेटेड रिसीट का मतलब जैसे कि टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, मैच फंड, ये सब क्या है, ये सब हमारे फंड है। फंड पक्की बात है, फंड किस लिए होता है, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी किसी काम के लिए। और किसी काम के लिए अगर वो फंड है तो अंडरस्टूड है कि उस अमाउंट को हम लोग उस जो भी वो हमारा काम है, जो भी हमारा जॉब है, उस पर हम उसे खर्च करेंगे, यानी कि वो हमारी इनकम ना हो के वो हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी रिसीट अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है,
और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो मैंने बताया था किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो इसका मतलब वो फंड नहीं है, सॉरी वो फंड है। अगर किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अमाउंट है तो वो हमारा क्या होता है, फंड होता है। और वो हमारा फंड होता है, फंड होता है का मतलब क्या, जरूरी नहीं कि उसके साथ फंड लिखा हो। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब जैसे कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए हमें डोनेशन मिला, रिसीट फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए हमें पैसे मिला, का मतलब उस पर्पस के लिए पैसा मिला है तो हम उस पर्पस पे उस पैसे को खर्च करेंगे, यानी कि ये भी हमारा क्या हुआ, ये फंड है। और फंड है तो अंडरस्टूड है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, लायबिलिटी है। और हम इसे किसमें लेंगे, बैलेंस शीट में। इसके अलावा मैंने बताया था कि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम अगर फंड से रिलेटेड है, जैसे कि टूर्नामेंट फंड, अंडरस्टूड है, टूर्नामेंट फंड ले लेंगे, हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लेंगे, क्यों, क्योंकि किसी पर्पस के लिए पैसा है। और टूर्नामेंट एक्सपेंस, उस पर्पस पे वो एक्सपेंस हमने पे किया और उस पर्पस पे हमने वो एक्सपेंस पे किया, तो अंडरस्टूड है कि वो उस फंड में एडजस्ट होगा। इसी तरीके से टूर्नामेंट फंड हो सकता है, फंड का हमारे पास अमाउंट पड़ा हो तो हम उसे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि बैंक में हमने एफडी करवा दिया, या हो सकता है हमने किसी सिक्योरिटीज में वो पैसा इन्वेस्ट किया हो, तो अंडरस्टूड है उस पर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और दिस इज द इनकम रिलेटेड टू फंड। और अंडरस्टूड है कि इनकम रिलेटेड टू फंड है, ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे, हम उस फंड में उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके अलावा कोई भी रिसीट, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई भी रिसीट अगर कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, जैसे कि एंट्रेंस इज टू बी कैपिटलाइज्ड या डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, मैं एंट्रेंस फीस या डोनेशन लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे डोनेशन, एंट्रेंस फीस या कोई भी इनकम इसमें ली जाएगी, नहीं ली जाएगी कब, अगर उसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कैपिटलाइज करने के लिए। अगर कैपिटलाइज करने के लिए बोला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसे हमें कैपिटल बनाना है, और कैपिटल बनाना है तो अंडरस्टूड है ये कैपिटल में ऐड होगा, और कैपिटल जो है वो हम किस में लेते हैं, बैलेंस शीट में। इसके अलावा कोई भी रिसीट अगर लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए है तो वो भी हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होती है। इसके अलावा किसी भी एसेट का सेल और परचेज हम इसमें नहीं लेंगे, लेकिन अगर किसी एसेट को सेल करने से हमें कोई प्रॉफिट का लॉस हो रहा है तो वो प्रॉफिट और लॉस हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कोई भी बोरोड अमाउंट, यानी कि कोई भी हमारी बोरोइंग्स जो हमने उधार लिया हो, यानी कि जैसे कि हमने कोई लोन लिया, वो हम इसमें नहीं लेंगे। और अगर किसी लोन की पेमेंट होती है तो वो भी हम इसमें नहीं लेंगे, अंडरस्टूड है कि वो लोन में एडलेस होगा। और लोन हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी होती है तो अंडरस्टूड है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, वो किसमें डालेंगे हम लोग, बैलेंस शीट। तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जिसके आंसर में डेफिसिट दिया हुआ है, जिसके आंसर में डेफिसिट दिया हुआ है 55,100। आंसर में डेफिसिट दिया हुआ है 55,100। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रिपेयर income and expenditure account from the following receipts and payment account of Delhi Nursing Society for the year ended 31st March 2019। हमें नीचे receipts and payment account दिया हुआ है for the year ended 31st March 2019, यानी कि 2018-19 करंट ईयर हो गया, 17-18 प्रीवियस ईयर हो गया, और 19-20 हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। अगर हम डेट के हिसाब से बोले तो 31st मार्च 2019 करंट ईयर, 31st मार्च 2018 प्रीवियस ईयर, और यही 1 अप्रैल 2018 है तो ये भी प्रीवियस ईयर है, क्यों, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड अगर देखोगे तो रिसीट्स लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड देखोगे तो पेमेंट्स लिखा हुआ है। जब भी हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करेंगे और मैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ भी बोलूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा, रिसीट्स और पेमेंट। रिसीट्स मतलब डेबिट साइड और पेमेंट्स मतलब क्रेडिट साइड। इसके अलावा नीचे इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कह रहा डोनेशन 10,000 रुपए हमें जो रिसीव हुआ था वो बिल्डिंग फंड से रिलेटेड है, बिल्डिंग फंड से रिलेटेड है। और फंड मैंने बताया था कि फंड हम कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेते, और अगर फंड हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेते जो कि डोनेशन में इंक्लूड है, डोनेशन हम लेते हैं क्योंकि डोनेशन हमारी इनकम होती है, लेकिन इस डोनेशन के अंदर 10,000 जो अमाउंट है वो बिल्डिंग फंड का पैसा है जो कि हमारी लायबिलिटी है, तो अंडरस्टूड है कि इस 10,000 को हम डोनेशन में से, इस डोनेशन को हम सब्सक्रिप्शन में से, सॉरी सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है तो हम सब्सक्रिप्शन में से इसे लेस करेंगे। आगे बोला हुआ है अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। कह रहा है एक बिल था जो कि मेडिसिन हमने परचेज किया था
12,800 रुपए का ड्यूरिंग द ईयर का मतलब इस साल हमने परचेज किया था और इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कह रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, का मतलब ये पॉइंट बेसिकली देखा जाए तो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो अंडरस्टूड है, हमें पता ही है कि अगर कुछ नहीं पता है कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है या नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, वो हमारी इनकम है, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बताया हुआ है, हमें गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। डेट लिखना जरूरी है, फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019। अब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों अकाउंट है, तो ध्यान रखना है एक बात कि किसी भी अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में एंट्री होती है तो एंट्री हमेशा क्रॉस होती है। क्रॉस मतलब डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में, डेबिट वाला क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड, ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हमेशा नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हो, तो सबसे पहले जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हो उनको ही एडजस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई टेंशन नहीं रहती, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो पहले नीचे इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो बोला हुआ डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग फंड रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन एक्ट। कह रहा है कि 10,000 रुपए का डोनेशन जो कि हमें मिला था, जो कि इंक्लूड है सब्सक्रिप्शन में, जो कि इंक्लूड है सब्सक्रिप्शन में, वो बिल्डिंग फंड का अमाउंट है। और बिल्डिंग फंड हमारी लायबिलिटी होती है और फंड हम इसमें कभी नहीं लेते, और जो कि इंक्लूड है सब्सक्रिप्शन में, तो इसे हम सब्सक्रिप्शन में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन ऊपर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखोगे, ऊपर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है डेबिट साइड, डेबिट साइड दिया है इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा है। वैसे देखो तो हमारी इनकम है क्योंकि रिसीट्स है, इसे हम अंदर ही लिखेंगे 1,11,500। इसमें से लेस करेंगे हम लोग, लेस बिल्डिंग फंड, फंड का अमाउंट है, लेस करेंगे बिल्डिंग फंड जो कि हमें 10,000 दिया हुआ है, लेस करके अमाउंट में लिख देंगे 1,01,500। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि a bill of medicine purchased during the year amounted to ₹12,800 was outstanding। कह रहा है एक बिल जो कि हमने मेडिसिन परचेज किया था इस साल 12,800 रुपए का बिल है और वो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टूड है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऊपर देखो मेडिसिन दिया होगा, तो ऊपर मेडिसिन तो नहीं दिया हुआ, हाँ हमें ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस दिए हुए, ड्रग्स और इंसिडेंटल एक्सपेंस दिए हुए, तो अंडरस्टूड है कि ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे मेडिसिन होते हैं। क्रेडिट साइड है, हम डेबिट साइड लिखेंगे टू ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। टू ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अंदर ही लिखेंगे। अमाउंट दिया हुआ हमें क्वेश्चन में 67,000 एंड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 12,800।
ऐड करके अमाउंट में लिख देंगे 79,800। इसके बाद नेक्स्ट बोला गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो मैंने बताया था कि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। अगर नहीं बोला हो कुछ भी तो इसका मतलब यही होता है कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो हमारी इनकम होती है वो हम इसमें लेंगे, तो गवर्नमेंट ग्रांट हम इसमें लेंगे। ऊपर पहुंच जाओ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो ऊपर देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है किसका, कैश एट बैंक का। नहीं बताया होता ये कैश एट बैंक है तो अंडरस्टूड है या तो कैश है या बैंक है, हम कैश ही मान के चलते हैं अगर कुछ ना बताया हो तो। ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का, हमारी एसेट है हम इसमें नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन हम लिख चुके हैं, आगे बोला हुआ है फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स हम लेंगे बाय, हमारी इनकम है बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 27,000। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट भी लेंगे हम लोग बाय गवर्नमेंट ग्रांट बाय गवर्नमेंट ग्रांट हमारी इनकम है 1 लाख। नेक्स्ट हमें डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दे रखा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दे रखा है वो हम इसमें नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि फंड का अमाउंट है। इंटरेस्ट हम लेंगे बाय इंटरेस्ट हमारी इनकम है बाय इंटरेस्ट 3,800। इसके बाद पेमेंट साइड आ जाओ, पेमेंट साइड में सैलरीज दिया हुआ है, सैलरीज लेंगे तो सैलरीज to salaries 65,600। तो बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प लेंगे तो बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प 38,000। रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस लेंगे टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 20,000। कॉस्ट ऑफ कार यानी कि कार की कॉस्ट दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कार परचेज की होगी, और कार परचेज की होगी तो उसी की पेमेंट दी हुई है, और कार हमारी एसेट होती है, हम इसमें नहीं लेंगे। एक्सपेंस ऑफ कार दे रखा है, लेंगे टू एक्सपेंसेस ऑफ कार टू एक्सपेंसेस ऑफ कार, या टू कार एक्सपेंसेस भी हम लिख सकते थे 84,000। इसके अलावा ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हम ले चुके हैं। बैलेंस सीडी दिया हुआ है, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रैकेट में लिखा हुआ कैश एट बैंक, मतलब बैंक का बैलेंस है। अगर कुछ नहीं बताया होता तो मैंने बताया था कि हम किसका बैलेंस मान के चलेंगे, कैश का बैलेंस मान के चलेंगे। अभी फिलहाल बता रखा है कि दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक हमारी क्या है, एसेट है, हम इसमें नहीं लेंगे। इसके बाद हम क्लोज करेंगे, इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। टोटल डेबिट साइड में जाता है, टोटल हो गया 2,87,400। दूसरी तरफ पे टोटल में लिखेंगे 2,87,400, और दूसरी तरफ का अमाउंट हम इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आया दिस विल बी सरप्लस और डेफिसिट। अंडरस्टूड है, क्रेडिट साइड निकल के आ रहा है। अब पता ही है किस तरफ निकल के आता है, जिस तरफ कम होता है। तो बाय डेफिसिट जो कि हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर 55,100, ऐसे बंद कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, जिसके आंसर में सरप्लस दिया हुआ है 94,000। बोला हुआ है following is the receipt and payment account of UB40 Club for the year ending 31st March 2019। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ। नीचे अलग से इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019। 31st मार्च 2019 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ 55,000, जो कि हम ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ 40,000। ये नहीं बताया कि ये कब का आउटस्टैंडिंग है, अगर ना बताया हो कब का आउटस्टैंडिंग है, कब का एडवांस है, कौन सा स्टॉक है, तो ध्यान रखना ये सब हम कब का मान के चलते हैं, करंट ईयर। तो यानी कि ये सैलरीज और वेजेस जो आउटस्टैंडिंग बता रहा है 40,000, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसे ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन बोला है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25%, तो पक्की बात है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया होगा। नीचे इन्फॉर्मेशन में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं दिया हुआ, तो ऊपर देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट दिया होगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखोगे तो पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ 3,40,000। अंडरस्टूड है कि इस 3,40,000 जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है, इस पे हमें 25% क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, जो कि हम इसमें लेंगे। आगे बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले नीचे इन्फॉर्मेशन में देखो, नीचे इन्फॉर्मेशन में बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2019, यानी कि आउटस्टैंडिंग 31st मार्च 2019 यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो कि हम ऐड करेंगे। ऊपर देखो सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो डेबिट साइड में यानी कि रिसीट साइड में दिया हुआ है, और रिसीट साइड में दो सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं 17-18 और 18-19, यानी कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो ध्यान रखना कभी भी इस तरीके से अगर हमें सब्सक्रिप्शन या कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम हमें अलग अलग दे रहा है, लास्ट ईयर का यानी कि प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, तो ध्यान रखना ऐसे केस में हम जो एक्सपेंस या इनकम होगा उसमें से हम वो वाला उठाएंगे जो करंट ईयर वाला है, जो करंट ईयर वाला है, और फिर उसके बाद करंट ईयर वाला ही उठाना है, करंट ईयर वाला ही उठाना है, और उसके बाद उसमें सिर्फ ऐड वाली एडजस्टमेंट होगी, लेस वाली एडजस्टमेंट नहीं। ऐड वाली एडजस्टमेंट यानी कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जो कि हम ऐड करते हैं ऐड करेंगे, और एडवांस प्रीवियस ईयर का जो कि हम ऐड करते हैं ऐड करेंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का हम लेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो पहले से ही अलग दिया हुआ है ना। किसी भी अमाउंट को अगर हम लेस करते हैं तो लेस करने के पीछे जो रीजन होता है वो बेसिकली रीजन ये होता है कि उसके अंदर वो अमाउंट पहले से इंक्लूड है। और अगर मान लो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पहले से ही अलग कर रखा है, यानी कि पहले से अलग है, और हम उसमें से जो अमाउंट उठा रहे हैं वो करंट ईयर का उठा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उस करंट ईयर के अमाउंट में प्रीवियस ईयर का तो कोई अमाउंट है नहीं, तो हमें लेस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ईयर का है, जो नेक्स्ट ईयर का है वो भी हमें लेस नहीं करना। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या, जो एडवांस हमने इस साल दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर हम लेस नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि वो अमाउंट भी पहले से ही अलग दिया हुआ है, हमें लेस करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम इस तरीके से प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का अगर हमें दिया हुआ है अलग अलग, तो ऐसे केस में हम हमेशा करंट ईयर वाला अमाउंट उठाएंगे और उस पर फिर ऐड वाली एडजस्टमेंट करेंगे, लेस वाली कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ऐड वाली एडजस्टमेंट करने का मतलब हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और ऐड करेंगे एडवांस प्रीवियस ईयर, और लेस वाली कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगी। अभी फिलहाल जैसे कि सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, डेबिट साइड हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और अमाउंट उठाएंगे हम लोग करंट ईयर वाला। करंट ईयर का अमाउंट हमें दिया हुआ 3,50,000, अंदर ही लिखेंगे ऐड, जो कि नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 55,000, ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 405,000। फिर नीचे इंफॉर्मेशन में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है, नहीं बताया कब का आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने बताया था कि अगर नहीं बताया कब का आउटस्टैंडिंग है तो ये आउटस्टैंडिंग कब का है, करंट ईयर का, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हम इस पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऊपर देखो सैलरीज एंड वेजेस, पेमेंट साइड यानी कि डेबिट साइड दिया, क्रेडिट साइड दिया तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरीज एंड वेजेस, अमाउंट अंदर ही लिखेंगे, अमाउंट दिया हमें अंदर ही लिखेंगे 1,60,000, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ हमें क्वेश्चन में 40,000, ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 2 लाख। नेक्स्ट पॉइंट देखो नीचे एडजस्टमेंट में, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट बोला हुआ है डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमें ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड में दिया हुआ है 3,40,000। इस 3,40,000 पे हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे, और डेप्रिशिएशन हम इसमें लेते हैं तो टू डेप्रिशिएशन इस पे बोला है तो नीचे लिख देंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, %25, 3,40,000 का 25% यानी कि 85,000। अब नीचे इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, बाकी ऊपर देखते हैं। ऊपर देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, ऊपर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड यानी कि डेबिट साइड देखोगे तो टू बैलेंस बीडी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैश, नहीं भी लिखा होता तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कैश है, और कैश है तो कैश हमारी, कैश का मतलब ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है यानी कि कैश हम इसमें नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन हम देख चुके हैं, डोनेशन लेंगे बाय डोनेशंस, बाय डोनेशंस 50,000। इसके बाद एंट्रेंस फीस दिया हुआ लेंगे, हमारी इनकम है बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है, हम इसमें लेंगे 80,000। पेमेंट साइड आते हैं, पेमेंट साइड में देखो सैलरीज और वेजेस हम डाल चुके हैं, टू ऑफिस एक्सपेंसेस to office expenses 35,000, to office expenses 35,000। स्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं लेंगे, हमारी एसेट होती है, तो टेलीफोन चार्जेस लेंगे, तो टेलीफोन चार्जेस 24,000। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लेंगे 32,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम लेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। और इसके बाद लास्ट में हमें दिया हुआ है बाय बैलेंस CD, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश हमारी एसेट होती है, हम इसमें नहीं लेंगे, इसे बंद करेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी
टू सरप्लस और बाय डेफिसिट। इस बार क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो अंडरस्टूड है कि इसमें सरप्लस आएगा। बंद करेंगे, टोल करेंगे, टोल हो गया 5,35,000। दूसरी तरफ भी टोल में लिखेंगे 5,35,000 लेस करके आ गया टू सरप्लस, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है। लिखना जरूरी नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। लेस कर देंगे, तो ये आ गया सरप्लस हमारा 94,000 और इसे हम बंद कर देंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इसके आंसर में दिया हुआ है ₹1,94,600 सॉरी 1,70,600, जो कि हमें आंसर में सरप्लस दिया। तो क्या कहता है, from the following receipts and payment account of Jaipur Sports Club, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019। Receipts and payment account दिया हुआ है और अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि हमें सीधे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही हमें सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से सीधे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड यानी कि रिसीट साइड अगर देखें तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी दे रखा है। टू बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस, ये नहीं बताया किसका है, कैश का या बैंक का, तो अंडरस्टूड है ये बैलेंस हमें दिया हुआ है किसका, कैश का। कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश हमारी एसेट होती है, हम इसमें नहीं है। आगे बोला हुआ है एंट्रेंस फीस है, दो अमाउंट दे रखे 17-18 और 18-19, यानी कि
प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। तो मैंने अभी बताया था कि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस और कोई भी इनकम अगर इस तरीके से हमें दिया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का अगर अलग अलग अमाउंट दिया हुआ, तो इन दैट केस हम करंट ईयर वाला अमाउंट उठाएंगे और करंट ईयर वाला अमाउंट उठाएंगे और उसमें सिर्फ हम ऐड वाली एडजस्टमेंट करेंगे, लेस वाली कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो एंट्रेंस फीस हमें देखो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दे रखा, तो हम सीधे करंट ईयर का उठाएंगे और एडजस्टमेंट कोई है नहीं, तो यही अमाउंट हम लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस जो कि करंट ईयर का अमाउंट दे रखा है हमें 50,000। नेक्स्ट आगे बोला हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी हमारी सीट साइड में सब्सक्रिप्शन भी देखोगे तो तीन अमाउंट अलग अलग दे रखे हैं। 2017-18 यानी कि प्रीवियस ईयर का, 18-19 यानी कि करंट ईयर का, 19-20 यानी कि नेक्स्ट ईयर का। और मैंने बताया था क्या कि जब भी इस तरीके से हमें तीन अमाउंट अलग अलग दिए हुए हैं, इन तीनों अमाउंट में से हम करंट ईयर वाला अमाउंट उठाएंगे और सिर्फ ऐड वाली एडजस्टमेंट करेंगे, लेस वाली कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी कि 17-18, 18-19 और 19-20 ये तीन अमाउंट दे रखे हैं, जिसमें से हम लोग 2018-19 यानी कि करंट ईयर का उठाएंगे, जो कि दिया हुआ हमें कितना 90,000, हमें 90,000 दिया हुआ है। तो बाय सब्सक्रिप्शन अंदर ही लिखेंगे। अंदर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन में देखोगे तो सब्सक्रिप्शन जो कि हमें करंट ईयर का दिया हुआ है और हमने अमाउंट उठाया करंट ईयर वाला, और वो देखोगे तो उसमें हमें ब्रैकेट में लिखा हुआ 90%, यानी कि ये जो 90,000 हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जो कि करंट ईयर का रिसीव हुआ है, हमें सब्सक्रिप्शन हमें जो रिसीव हुआ वो 90,000 रिसीव हुआ करंट ईयर का, और ये करंट ईयर का बोला हुआ है ब्रैकेट में कि हमें जो मिला है वो 90% मिला। इसका मतलब ये हुआ हमें 90,000 रुपये मिला है 90,000, जो कि हमें 90% मिला है, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो भी हमें मिलना चाहिए था उसका सिर्फ 90% हमें जो मिला है वो कितना मिला है 90,000। और हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितना। एक्चुअल की अगर मैं बात करूं 90,000 जो है, जो 90,000 है दिस इज 90%। तो इससे अगर मुझे एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल टू बी रिसीव्ड, एक्चुअल टू बी रिसीव्ड बोलो तो मैं 90,000 इनटू 90% है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 100 बाय 90, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें मिलना चाहिए था 1 लाख। सब्सक्रिप्शन हमें मिलना चाहिए था 1 लाख, मिला हमें 90,000, है ना। सब्सक्रिप्शन हमें मिलना था 1 लाख और हमें मिला 90,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,000 सब्सक्रिप्शन है क्या है आउटस्टैंडिंग, कब का, फोर्थ करंट ईयर। और करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है 10,000 तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 10,000, ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 1 लाख। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, याद होगा मैंने बताया था कि लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी लायबिलिटी होती है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस हम इसमें नहीं लेंगे। डोनेशंस लेंगे, डोनेशंस दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, बाय डोनेशंस 1,20,000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला है तो हम ये इसमें नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है फंड, कोई भी फंड हम इसमें नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी, इसका मतलब ये भी फंड हुआ, है ना, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला है, ये भी हम इसमें नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हमें दिया हुआ है, हम इसमें लेंगे। अब ध्यान रखिए एक बात, जब भी हम इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट किसका, तो इंटरेस्ट लोन पे, फिक्स्ड डिपॉजिट पे, इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, लोन पे, फिक्स्ड डिपॉजिट पे, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हम इसमें लेते हैं। बस फर्क ये होता है कि इन्वेस्टमेंट पे और फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हमें मिलता है, हमारी इनकम होती है। और जो लोन होता है अगर हमने दिया है तो वो हमारी एसेट है, हमारी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा, हमारी इनकम है। और अगर लोन हमने लिया है तो हमारी लायबिलिटी है, उस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है। और इंटरेस्ट के केस में हो सकता है कि कुछ आउटस्टैंडिंग या कुछ एडवांस हो। इंटरेस्ट के केस में हो सकता है कि कुछ आउटस्टैंडिंग या कुछ एडवांस हो,
तो ध्यान रखना, जब भी हम इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट किसका, लोन का, फिक्स्ड डिपॉजिट का और इन्वेस्टमेंट का, जब भी हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या एडवांस तो नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट, लोन या फिक्स्ड डिपॉजिट दिया होगा, कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट, लोन या फिक्स्ड डिपॉजिट दिया होगा जिसके भी इंटरेस्ट की बात चल रही है, और उसके साथ परसेंटेज दी होगी, है ना, या तो नीचे इन्फॉर्मेशन में दी होगी या हो सकता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ही कहीं दिया हो। तो इसमें इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो तो पेमेंट साइड अगर तुम देखोगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट दिया हो जो कि 1,20,000 है, और साथ में उसकी परसेंटेज दे रखी है 8%। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे 8% इंटरेस्ट निकलेगा, यानी कि इस 1,20,000 का 8% 9,600, साथ में डेट भी दी है। अगर डेट नहीं दी होती तो पूरे साल का ही इंटरेस्ट निकलता, लेकिन अगर डेट दी है तो डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे। 1 अक्टूबर को हमने ये फिक्स्ड डिपॉजिट किया था, तो 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी कि कितने महीने, 6 मंथ, 6 मंथ, यानी कि 1,20,000 का 8% फॉर 6 मंथ, है ना, यानी कि 1,20,000 का 8% फॉर 6 months, 4,800 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 4,800 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, और इसमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट दिया हुआ है 2,400। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिलना चाहिए था 4,800, हमें मिला है 2,400, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,400 क्या है इसमें, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कब का, करंट ईयर का, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, अंदर लिखेंगे 2,400 एंड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 2,400, ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 4,800। समझ में आई क्या होगा, ये बेसिकली एक्चुअल हमने निकाला, एक्चुअल होना चाहिए था 4,800, जबकि हमें रिसीव्ड कितना है 2,400, तो इन दोनों का डिफरेंस 2,400 इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लेंगे, न्यूज़पेपर हमारी एसेट नहीं होती है क्योंकि न्यूज़पेपर बेसिकली रद्दी है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, एसेट है हमारी, एसेट का सेल और परचेज नहीं लेते, लेकिन मैंने बताया था कि अगर किसी एसेट का सेल और परचेज करने सेल करने से, अगर सेल करने से कोई प्रॉफिट कोई लॉस हो रहा है तो वो हम इसमें लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में देखोगे बता रखा है साथ में, बुक वैल्यू है 1,200 और इसकी सेल की हमने 500, बुक वैल्यू है 1,200 और इसकी सेल की हमने 500 में, तो अंडरस्टूड है कि 700 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 700 का जो लॉस हो रहा है वो हम इसमें लेंगे। तो लॉस ऑन सेल 700। नेक्स्ट लॉकर रेंट लेंगे, हमारे इनकम है, लॉकर रेंट केवल 6,800 बोला है ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग रुपीज 600 फॉर 1718 यानी कि प्रीवियस ईयर। कह रहा है क्या कि हमें जो लॉकर रेंट मिला वो 6,800 मिला, जिसमें इंक्लूड है 600 रुपए 1718 यानी कि पिछले साल का। अगर पिछले साल का इसमें इंक्लूड है यानी कि पिछले साल का लॉकर रेंट हमें इस साल मिला, तो पिछले साल का लॉकर रेंट अगर हमें इस साल मिला है ना, तो पिछले साल का अगर इस साल मिला तो इसका मतलब पिछले साल क्या रहा होगा, ये आउटस्टैंडिंग, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लॉकर रेंट लिखेंगे बाय लॉकर रेंट अंदर लिखेंगे 6,800 लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर
600 बस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 600 लेस करके अमाउंट में लिखेंगे 6200। पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट साइड में रेंट दिया हुआ है, 60,000 पेमेंट है, एक्सपेंस है, इंक्लूडिंग रुपीज 15,000 फॉर 17-18, बिल्कुल उसी तरीके से है। रेंट है, रेंट हमने पे किया 60,000 कह रहा है, जिसमें इंक्लूड है रुपीज 15,000 जो कि है 17-18 यानी कि नेक्स्ट ईयर का, और नेक्स्ट ईयर का सॉरी 17-18 यानी कि प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का। पिछले साल का अगर इंक्लूड है तो अंडरस्टूड है कि ये पिछले साल क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग जो कि हमने इस साल पे किया, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो टू रेंट अंदर लिखेंगे 60,000 लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 15,000 लेस करके अमाउंट में लिखेंगे 45,000। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया 60,000 और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग रुपीज 15,000 फॉर 2019-20 यानी कि नेक्स्ट ईयर का, और नेक्स्ट ईयर का अगर हमने इसमें इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर का, और अगर इसमें नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस साल नेक्स्ट ईयर का भी पे किया है, और नेक्स्ट ईयर का हम पे कर रहे हैं इस साल, तो नेक्स्ट ईयर का अगर हम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एडवांस जो कि हमने इस साल पे किया यानी कि एडवांस करंट ईयर, जो कि कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस पे किया हमने इस साल, जो कि हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो टू इंश्योरेंस अंदर ही लिखेंगे हम लोग 60,000 लेस एडवांस करंट ईयर 15,000। वैसे ही अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया गया है, लेकिन हम करंट ईयर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एडवांस तो हमने इसी साल दिया है, और इसी साल दिया है तो एडवांस पे करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं लेंगे, हमारी एसेट होती है। फर्नीचर भी नहीं लेंगे, हमारी एसेट होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट भी नहीं लेंगे, हमारी एसेट होती है। बात आई इस पे इंटरेस्ट की, उसकी हम एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंस हम लेते, हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम अगर फंड से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंस या इनकम हम इसमें नहीं लेंगे। और ये फंड से रिलेटेड क्यों है, तो तुमने देखा होगा रिसीट्स साइड में हमें डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया होता है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट का मतलब हमें जो टूर्नामेंट के लिए पैसा मिला है, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला है, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हमें पैसा मिलता है तो हमारा फंड होता है, और फंड हम नहीं लेते, और फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है तो वो भी हम एक्सपेंस इसमें नहीं लेते, तो हम टूर्नामेंट एक्सपेंस नहीं लेंगे। बुक्स नहीं लेंगे, हमारी एसेट होती है। न्यूज़पेपर लेंगे। देखो बुक्स हमारी एसेट इसलिए होती है, क्यों, क्योंकि बुक्स को काफी टाइम तक यूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी एग्जिस्टेंस ज्यादा देर की नहीं होती, जिनकी एग्जिस्टेंस ज्यादा टाइम की नहीं होती है, उन्हें बेसिकली कंज्यूमेबल आइटम्स बोल देते हैं, है ना। और इनकी एग्जिस्टेंस ज्यादा देर की नहीं होती है तो इनको बेसिकली हम क्या मान के चलते हैं, इनको एक्सपेंस मान के चलते हैं। एग्जिस्टेंस ज्यादा देर ना होने का मतलब क्या, कि न्यूज़पेपर की एग्जिस्टेंस कितनी देर, जब तक कि हम उसे पढ़ना है, या मैक्सिमम फॉर 1 डे। क्यों, क्योंकि दूसरे दिन वो न्यूज़ क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्टेशनरी, ये बेसिकली हम इनको एक्सपेंस मानते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस ज्यादा देर की नहीं होती है। तो न्यूज़पेपर हम लेंगे, इसमें न्यूज़पेपर 1000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लेंगे हम लोग, एक्सपेंस है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000, और सबसे नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये नहीं बताया कि ये किस चीज का बैलेंस है, कैश का या बैंक का, तो अंडरस्टूड है हम इसे कैश का बैलेंस मान के चलेंगे। एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है, हम इस पे नहीं लेंगे। बंद करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी टू सरप्लस और बाय डेफिसिट। फिलहाल क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो हो गया 2,81,300। दूसरी तरफ पे टोटल में लिखेंगे 2,81,300 लेस करके ऊपर लिखेंगे 2 सरप्लस, जो कि हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर। अब मैं नहीं लिख रहा,
लेस करके आ गया 1,70,600 बंद कर देंगे। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 जिसके आंसर में सरप्लस है 3,50,000। क्वेश्चन नंबर 40 जिसके आंसर में सरप्लस है 10,200। क्वेश्चन नंबर 41 जिसके आंसर में सरप्लस है 107800। क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लें।